जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो ही मंजिल से बात करते हैं। एक बार चलने का हौसला बना लीजिए, मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं, रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल, जहां पर चर्चा होती है सिर्फ लक्ष्य की। तो आप भी सफ़र की शुरुआत कर दीजिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी। बस एक बार हौसला बना लीजिए, मंजिल इंतज़ार कर रही है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। ज़िंदगी में तपिश का होना बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों, क्योंकि अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। जमाने को दोष देकर अपने को निर्दोष सिद्ध करना एक भूल है। जुनून, हौसला, पागलपन, तेवर सब अपने बदल लीजिए। कामयाबी सुबह की तरह होती है जो मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। ख्वाहिशें भले ही छोटी हों, मगर पूरा करने के लिए आपका दिल जिद्दी होना चाहिए। ढला है जो आज सूरज, कल निकलता जरूर है। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। आज किताबों का दामन थाम लीजिए, कल लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। बगैर इंतजार के जुड़ जाइए हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली कक्षाएं आप तक सुगमता पूर्वक पहुंचती रहें। अपने सभी साथियों को चैनल से जोड़ते रहिए। लाइक कमेंट कर कक्षा को शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा देखिएगा। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? निम्नलिखित पंक्ति के रचनाकार कौन है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम लोग इसका अर्थ समझेंगे। अभिधा शब्द शक्ति में लिखा गया जो काव्य होता है सबसे उत्तम माना जाता है, और लक्षणा शब्द शक्ति में जो लिखा गया काव्य होता है वो मध्यम कोटि का माना जाता है, और जो व्यंजना शब्द शक्ति में लिखा जाता है काव्य वो जो है अधम कोटि में आता है। ऐसी बात जो है इस दोहे में बताई जा रही है। चिंतामणि, केशवदास, पद्माकर, देव। तो ये किसकी पंक्ति है विद्यार्थियों? इसको लिखा है देव कवि ने। और देव ये किस काल के कवि हैं? रीत काल के। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? आपने देखा, रीतकालीन कवि देव जी हैं। और ये जो है रीतकाल के रीतिबद्ध कवि हैं। किस कोटि के हैं? रीतिबद्ध। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास इत्यादि। हमारे वहाँ जो है 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ मानी गई हैं। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और उसके साथ साथ जो है रीतिकाल में प्रमुखता से 3 प्रकार का साहित्य लिखा गया है और 3 प्रकार के कवि हैं। कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो देव जो है आपके ये रीतिबद्ध कवि हैं रीतकाल के। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? चलिए देखते हैं हम। केशवदास, बिहारी लाल, चिंतामणि त्रिपाठी, मतिराम। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतकाल की शुरुआत चिंतामणि त्रिपाठी जी से मानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। चिंतामणि जो त्रिपाठी हैं, सिद्धांततः ये जो है रसवादी आचार्य थे, और ये 4 भाई थे, भूषण, मतिराम और जटाशंकर त्रिपाठी। इनकी जो प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं जैसे कि रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित्र और काव्य विवेक, काव्य प्रकाश इत्यादि, ये सभी रचनाएं जो हैं चिंतामणि त्रिपाठी जी की हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? देव, मतिराम, कबीरदास, भूषण। तो इनमें से भूषण कवि के आश्रयदाता
महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे। और महाराज छत्रसाल ने क्या किया था, कवि जो भूषण है आपके, इनकी पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने बहुत ही अच्छी बात कही थी, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को, यानी जो है शिवाजी का बखान करूं या छत्रसाल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में क्या लिखा है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक भूषण जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है, क्या है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है उपर्युक्त दोहे में कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है। तो पहले हम दोहा देखेंगे। सनि कज्जल चक झक लगन उपजो सुदिन सुनेहु, क्यों न नृपति हुई भोगवे लहि सुदेशु सब देहु। यानी बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है। वैदिक ज्ञान, राजनीति, देशाटन, ज्योतिष ज्ञान। तो बिहारी के उपर्युक्त दोहे में क्या है, ज्योतिष का ज्ञान प्रकट हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। यानी क्या है, सखी जो है नायिका से कह रही है इस दोहे में कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, वो राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। यानी क्या है, उपर्युक्त दोहे में बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का प्राकट्य होता है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वो बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। तो बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वो बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देखते हैं हम। शुक्ल जी ने बिहारी को क्या माना है, रसवादी कवि। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने आगे कहा है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। कविता उनकी कैसी है, श्रृंगारी है, पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। यह बात शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में बिहारी के संदर्भ में कहते हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि किस कवि के द्वारा रचित हैं। रसवंत कवि तन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हुई छलके, अखरान के ऊपर हुई छलके। केशवदास, कुलपति मिश्र, मतिराम, चिंतामणि। तो ये पंक्तियां किसकी हैं विद्यार्थियों, चिंतामणि जी की। फिर जो है चिंतामणि के द्वारा जो रचे गए अन्य ग्रंथ हैं उनको हम देखेंगे। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस विलास, कविकुल, कल्पतरु इत्यादि। आगे बढ़ते हैं हम। पंक्तियां दी गई हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं। आँखिन मूंदि बेके मिसयानी अचानक पीठी उरोज लगावे। आँखिन मूंदि बेके मिसयानी अचानक पीठी उरोज लगावे। केहूँ मुस्क्याय चितय अंगराय अनुपम यंग दिखावे लगावे। नाह छुई छल सौ छतियाँ हस भौह चढ़ाई आनंद बढ़ावे।
यौवन को मद मत्त तियाहित, सौपति को नित चित्त चुरावे, सौपति को नित चित्त चुरावे। बहुत ही ये शानदार पंक्तियां हैं किसकी? आचार्य चिंतामणि की, जिसमें ये बताते हैं कि जो नायिका है आँखिन मूंदवे के मिस, यानी नेत्र बंद करने के बहाने क्या है, अचानक पीठ को उरोज मतलब होठों से लगाती है। फिर जो है अगली पंक्ति दी गई है, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, यह लक्षण मैं कर्यो। ये किसकी पंक्ति है? कुलपति मिश्र जी की। फिर हम आगे देखते हैं, केशव के सन यसी करी, बैरहु जस न कराही, चंद्र बदनी मृगलोचनी, बाबा कही कही जाही। ये पंक्तियां किसकी है? आचार्य केशवदास जी की। आगे देखते हैं हम, अगला आपका प्रश्न है, बिरहवारिश रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है? ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, आलम। तो ये किसकी रचना है? बोधा कवि की। और जो बोधा आपके हैं ये रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनके द्वारा रची गई जो अन्य कृति है उसका नाम क्या है? इश्कनामा, यानी बिरहवारिश और इश्कनामा इनकी प्रमुख कृतियां हैं। फिर जो है ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक किसकी रचनाएं हैं? ठाकुर कवि की हैं। श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी किसकी रचनाएं हैं? द्विजदेव कवि की। आलम केल, सुदामा चरित ये किसकी है? आलम कवि की। और ये सभी जो है रीतकाल के कवि हैं। आगे बढ़ेंगे हम, रीतकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। तो रीतकालीन कवि केशव की इनमें से जो रचना प्रबंध काव्य नहीं है उसका नाम क्या है? रसिक प्रिया। फिर ये रसिक प्रिया है क्या? यह एक जो है रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। और जो शेष 3 अन्य रचनाएं हैं यानी कि रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका और रामचंद्रिका, ये सब क्या हैं? प्रबंध काव्य की श्रेणी में आने वाली रचनाएं हैं। फिर जो है केशवदास द्वारा रचित जो रसिक प्रिया है ये क्या है? एक रीति ग्रंथ है जिसको केशवदास जी ने कब लिखा था? 1591 ईस्वी में। और इसमें क्या है? श्रृंगार का वर्णन किया गया है। केशवदास का उपनाम क्या है? वेदांती मिश्र। और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य माना है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास जी को कोर्ट का कवि कहा है। क्या कहा है? कोर्ट का कवि। आगे बढ़ते हैं हम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के आधार पर केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। यानी जैसे भूत प्रेत होता है वैसे ही केशवदास की ये रामचंद्रिका है जिसके आधार पर क्या है? इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। इतना क्लिष्ट भाषा में इस रचना को इन्होंने लिख दिया है। केशवदास की जो अन्य रचनाएं हैं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, नक्षिक, छंदमाला आदि। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास जी के द्वारा रचित है? विज्ञान गीता, बरवै नाई का भेद, कविकुल कल्पतरु, काव्यालंकार। तो केशवदास का ग्रंथ कौन सा है इनमें से? विज्ञान गीता। और केशवदास जी का जो उपनाम क्या है? वेदांती मिश्र। और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास जी के द्वारा जो रची गई अन्य रचनाएं हैं उसको हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। रसिक प्रिया,
रामचंद्रिका, कविप्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शिक, छंदमाला इत्यादि। बरवै नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा ये किसकी रचनाएं हैं? रहीम दास जी की। कविकुल कल्पतरु काव्यकृति किसकी है? चिंतामणि त्रिपाठी जी की। काव्य अलंकार ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? प्रमुख अलंकारवादी आचार्य भामह जी हैं। और भामह ने जो है अलंकार संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे चलेंगे हम। आपका प्रश्न दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? अतिसूध स्नेह को मार्ग है, जहने कुसयानप बाक नहीं। ताह साँचे चले तजिया पुन पो, झिझकै कपटी जो निसाक नहीं। घनानंद पियारे सुजान सुनो, यहाँ एकत दूसरवाक नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो कहो, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। तो इसका अर्थ हम सबसे पहले समझेंगे विद्यार्थियों कि प्रेम का मार्ग कैसा होता है। बिल्कुल सीधा सरल होता है, उसमें चतुराई टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, और जो कपटी होगा, जो कुटिल होगा, वो इस रास्ते पर चलने में झिझकेगा। तो हे सुजान, इस मार्ग में क्या है? एक दूसरे का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, एक दूसरे को आंका नहीं जाता है। तुमने पता नहीं कौन सी जो है परिपाटी पढ़ रखी है, जो सिर्फ लेना जानती हो और देना नहीं जानती हो। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं देखते हैं हम। मतिराम, चिंतामणि त्रिपाठी, घनानंद, बिहारी लाल। तो किसकी हैं ये पंक्तियाँ? घनानंद जी की। और घनानंद जो है रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यानी ये पंक्तियाँ किसकी हैं? घनानंद की। और घनानंद रीत काल के, रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद का जो जीवन काल है 1689 से 1739 ईस्वी, और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित कवि थे। मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहकर कविताएं करते थे। और सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, रस केलिवल्ली, यमुना यश इनकी जो है प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में लिखा था कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। आगे बढ़ते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। किसको? चिंतामणि त्रिपाठी को। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जो दोहा छंद में लिखी गई है। और इसकी भाषा कैसी है? परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा। मतिराम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। और मतिराम का जो प्रथम ग्रंथ है उसका नाम क्या है? फूल मंजरी। किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को मतिराम की प्रथम रचना माना है। आगे हम बढ़ते हैं। जदपि सुजाति सुलक्षिणी, सुबरण सरस सुवृत्र, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र। उपर्युक्त कथन जो है किस रीतकालीन कवि का है? केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतिराम। तो ये कथन किसका है? केशवदास का। लेकिन इसका अर्थ क्या है ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। यानी यद्यपि जो है अच्छी जात की हो, अच्छे लक्षणों वाली हो, उच्च कुल में उत्पन्न हुई हो, अच्छा वर्ण भी उसका हो, सरस भी हो और गुणवान भी हो, लेकिन जब तक उसके सिर के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर आभूषण नहीं होते हैं तब तक जो है स्त्री सुशोभित नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि कविता अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं होती है, अधूरी रह जाती है।
यानी क्या है, स्त्री के मुख के ऊपर आभूषण होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से कविता में अलंकार का होना जरूरी माना गया है। फिर जो है अगली पंक्ति दी गई है, रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार। किसने लिखा है? चिंतामणि त्रिपाठी जी ने। फिर अगली पंक्ति है, सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझ कविन को पंथ। ये किसने लिखा है? भूषण कवि ने। फिर जो है अगली पंक्ति है, ते धनिले ब्रजराज लखे ग्रहराज करे अरुलाज संभारे। ग्रहराज करे अरुलाज संभारे। किसने लिखा है? मतिराम जी ने। आगे बढ़ेंगे हम। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? ठाकुर, द्विजदेव, ग्वाल कवि, बोधा। तो ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके बारे में लिखा है? द्विजदेव जी के बारे में। आगे बढ़ेंगे हम। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं आगे कि ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर जो है दुर्लभ हो गई है। आगे जो है शुक्ल जी क्या लिखते हैं? ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। द्विजदेव यानी महाराजा मान सिंह, ये जो है अयोध्या के महाराज थे। इन्हें रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों में स्थान दिया जाता है। श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी पर महाराजा प्रताप नारायण सिंह ने श्रृंगार लतिका सौरभ नाम की जो है टीका लिखी है। आगे बढ़ते हैं हम। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? देखते हैं हम। श्रृंगारिक, व्यंग्यमूलक, प्रशस्तिपरक, कारुणिक। तो रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? प्रशस्ति परक। आगे बढ़ेंगे हम। भूषण क्या है? वीर रस के कवि हैं। किस रस के? वीर रस के रीतकाल के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। यानी इनको उपाधि क्या दी गई है? कवि भूषण की। किसने दी है? सोलंकी राजा रुद्र ने। महाराज छत्रसाल ने एक बार जो है भूषण की पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर भूषण जी ने कहा था कि शिवा को बखानों की बखानो छत्रसाल को। यानी शिवाजी का मैं बखान करूं या छत्रसाल का वर्णन करूं। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है कि हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। तो यानी जो है क्या पूछा जा रहा है, यानी ये कथन किसका है? तो देखते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। आचार्य विश्वनाथ रीति को काव्य का उपकारक मानते हैं और इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम की मान्यता प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं हम। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। फिर जो है रीत काल को अन्य नाम जो दिए गए हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार उसको हम देखते हैं। रीत काल को रीत काव्य किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। रीत काल को रीत काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र जी ने। रीत काल को कला काल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। रीत काल को अंधकार काल नाम किसने दिया है? त्रिलोचन जी ने। आगे बढ़ेंगे हम। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? काव्य विवेक चिंतामणि जी की रचना है, ये सही है। शिवा बावनी भूषण कवि की रचना है, ये भी सही है। वृत्त कौमुदी मतिराम की रचना है, ये भी सही है। जो सुसंगत नहीं है वो है आपका प्रताप सिंह बिरुदावली सेनापति, यानी ये सेनापति की रचना नहीं है, बल्कि प्रताप सिंह बिरुदावली रचना किसकी है? पद्माकर कवि की। और सेनापति जी की जो प्रमुख रचना है उसका नाम क्या है? कवित्त रत्नाकर। आगे बढ़ेंगे हम। केशवदास के कृतित्व विषय कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी सबसे अधिक कल्पना कैसी है? अलंकार संबंधी है, ये बात सत्य है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया है, ये भी सही है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला इनके लक्षण ग्रंथ हैं, ये भी कथन सही है। फिर गलत क्या है? वो है आपका विकल्प ए। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है, यानी विस्तार संकोच का विशेष ध्यान नहीं रखा गया है, और यही आपका सही उत्तर है। फिर जो है हम आगे देखते हैं। केशवदास के द्वारा रचित महाकाव्य है, उसका नाम क्या है? रामचंद्रिका, जिसका रचना काल कब है? 1601 ईस्वी। इसमें जो है कुल 1717 छंदों के द्वारा भगवान राम की कथा वर्णित की गई है, किंतु क्या है, ये भक्ति प्रधान न होकर काव्य ग्रंथ ही है, और इसकी पूर्वार्ध की कथा वाल्मीकि रामायण से मिलती जुलती है, और उत्तरार्ध में कवि का निजी अनुभव है। केशवदास जो है ये क्या हैं? प्रमुख अलंकारवादी आचार्य हैं, इसलिए इनकी सबसे अधिक कल्पना कैसी है? अलंकार संबंधी। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न है आपका, किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास जी की हैं? श्रृंगार निर्णय, रसराज, वृत्त विचार, काव्य निर्णय, शब्द रसायन, काव्य विकास, रस रत्नाकर, रस सारांश, रस पीयूष निधि, काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदो वर्णो पिंगल। तो विकल्प डी में जो है सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं, यानी काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदो वर्णो पिंगल। आगे बढ़ेंगे हम। रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि भिखारी दास जी का जन्म त्योंगा प्रतापगढ़ में हुआ था। इनका जो रचना काल है 1725 से 1760 ईस्वी के बीच में। भिखारी दास की जो अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं, शब्द नाम कोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका इत्यादि। फिर जो है आगे हम कुछ रचनाएं और उनके रचनाकार देखेंगे, जैसे कि वृत्त विचार किसकी है? दशरथ की रचना। रसराज किसकी है? मतिराम की रचना है। शब्द या काव्य रसायन, राग रत्नाकर, देवकवि की रचना है। रस पीयूष निधि, सोमनाथ की रचना है। रस रत्नाकर, सुरत मिश्र जी की रचना है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, मतिराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं, सही है। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है, सही है। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं, यह बात सही है। गलत क्या है? विकल्प सी,
रस राज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं, यानी ना चतुर हैं और ना ही क्रिया विदग्ध हैं, इसीलिए ये गलत है। फिर जो है हम आगे देखते हैं, मतीराम का जन्म सन 1617 ईस्वी में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। रसराज और ललित ललाम इनकी जो है विशिष्ट ख्याति की रचनाएं हैं। रसराज में श्रृंगार रस और नायिका भेद है तथा ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। रसराज की जो नायिका है वो कैसी है? लज्जाशील है। और नायक कैसा है? निष्कपट है। आगे चलेंगे, आपका प्रश्न है, कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसको जो है हम देखते हैं, कौन सा नहीं सही है। तो सबसे पहले आपका है, इनकी कविता वीर रस प्रधान है, ये बात क्या है? सही है। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था, ये भी सही है। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है, ये भी बात सही है। और जो तथ्य सही नहीं है इनके संदर्भ में वो है आपका विकल्प बी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं, यानी ये प्रबंध काव्य नहीं है, इसीलिए ये जो है तथ्य इनके संदर्भ में गलत है। फिर कविभूषण कृत शिवराज भूषण एक अलंकार निरूपण का ग्रंथ है। इसमें क्या है? 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार और शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकार हैं। कुल 105 अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है और यह एक जो है अलंकार निरूपक ग्रंथ है जिसमें शिवाजी का चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास एवं शिवाजी से संबद्ध प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन किया गया है। छत्रसाल दशक जो इनकी रचना है, महाकवि भूषण द्वारा रचित प्रशस्तिपरक ये काव्य है जिसमें 10 कवित्तों में बुंदेला के वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपका प्रश्न है, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देव की रचना जो सुख सागर तरंग है उसको नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए, ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का। आगे बढ़ेंगे हम, फिर जो है कवि देव का जो ये सुख सागर तरंग ग्रंथ है इनका जो है अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है जो पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित है। सुख सागर तरंग प्रायः अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह माना जाता है। सुख सागर तरंग का जो संपादन समय है वो है 1897 ईस्वी और मिश्र बंधुओं के पिता बालदत्त मिश्र ने इसका जो है संपादन किया था। रीतकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। ये बात जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी देव के बारे में कहते हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी का ये कथन किस रचना के संदर्भ में है? मतीराम सतसई, वृंद सतसई, दोहावली, बिहारी सतसई। तो ये कथन जो है विद्यार्थियों बिहारी की रचना बिहारी सतसई के बारे में है कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। और इसके बारे में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन माँ छोटे लगें घाव करें गंभीर। यानी क्या है, बिहारी की जो सतसई है इसके दोहे तो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं लेकिन क्या है इनके अर्थ बहुत बड़े बड़े हैं।
आगे जो है हम बढ़ेंगे। कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में क्या है, ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। कब हुआ था? 1595 ईस्वी के लगभग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी को रसवादी मानते हैं और डॉक्टर नगेंद्र बिहारी को ध्वनिवादी का मानते हैं। इनके आश्रयदाता जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह थे। बिहारी सतसई में 713 दोहों की रचना है ये और मुक्तक काव्य में लिखी गई है, जिसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके आधार ग्रंथ कौन हैं? गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमरूक शतक, यानी जहाँ से इसके विषय को लिया गया है, उठाया गया है। और जॉर्ज ग्रियर्सन क्या बताते हैं? संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। पदम सिंह शर्मा जी क्या बताते हैं कि बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं बिहारी सतसई के बारे में कि बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का हार है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, स्थापना दी गई है और तर्क दिया गया है, उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। क्या है स्थापना? जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये क्या है बात? सत्य है। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, ये भी बात सत्य है। तो इसके अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही उत्तर होगा? ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों, यानी इस प्रकार आपका विकल्प भी सही उत्तर होगा। फिर जो है अगला आपका प्रश्न है, इसमें भी क्या है, स्थापना और तर्क दिया गया है, उसी के आधार पर जो है आपको उत्तर देना है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। ये क्या है कथन? सत्य है। फिर तर्क क्या है? क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज तक पता नहीं है? ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए आर दोनों सही, ए और आर दोनों गलत। तो ये दोनों कथन सही हैं, यानी ए और आर सही हैं, इसलिए आपका सी उत्तर माना जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का ये कथन किस कवि के संदर्भ में है? घनानंद, ठाकुर, रसखान, आलम। तो आलम कवि जो हैं उनके काव्य में क्या है? प्रेम की पीर और इश्क का दर्द एक एक वाक्य में दिखाई पड़ता है। आगे चलेंगे हम। रीतकालीन कवि आलम जो है ये प्रेमोन्मत्त कवि थे, यानी प्रेम में उन्मत्त, और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियाँ इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आलम की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उसको भी हम देखेंगे। माधवा नल काम कंदला, यह जो है प्रेम आख्यानक है एक। सुदामा चरित, श्याम सनेही, आलम केल। फिर घनानंद की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, कोकसार, कृपाकंद, यमुना यश। ठाकुर कवि की रचनाएं हैं ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक। रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। क्या है? एक कथन दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा कही गई है?
नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण सुंदर तानिक भेद को जाने, सुंदर तानिक भेद को जाने। यानी घनानंद के संदर्भ में ये कथन है। सबसे पहले इस पंक्ति का अर्थ क्या है उसको हम देखते हैं। नेहि महा यानी बहुत प्रेम करने वाला, और ब्रजभाषा में प्रवीण और सुंदरता के भेद को जानने वाला कौन है? घनानंद। तो घनानंद के संदर्भ में ये काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा कही गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रजनाथ मिश्र बंधु। तो ये काव्य प्रशस्ति जो है घनानंद के बारे में ब्रजनाथ जी ने पढ़ी थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, और घनानंद का जो जीवन काल है 1689 से 1739 ईस्वी के बीच, घनानंद की कविताओं को ब्रजनाथ नामक व्यक्ति ने घनानंद कवित्त नाम से संग्रहित किया था। और उपर्युक्त पंक्तियों में उन विशेषताओं की चर्चा की गई है जो घनानंद की रीत मुक्त कविताओं के गर्भ यानी गूढ़ अर्थ को समझने के लिए किसी व्यक्ति में होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। प्रश्न है आपका, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवो उन्मेष विरले कवियों में मिलता है। रीत काल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का मत किस कवि के विषय में है? बिहारी, मतिराम, भूषण, देव। तो ये जो है शुक्ल जी का जो मत है किसके विषय में है? देव कवि के बारे में। लिखते हैं कि इनका सार्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीत काल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। फिर जो है आगे हम देखते हैं, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। यह बात जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी के बारे में कहते हैं। और जो है अगला कथन है आपका, रीतकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मतिराम के बारे में है। फिर जो है अगला आपका कथन है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ये जो है रामचंद्र शुक्ल कवि भूषण के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? कवित्त रत्नाकर इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है, ये जो है बात सही है। और इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है, ये भी सही है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है, ये भी सही है। तो फिर गलत है वो कौन सा है? विकल्प बी, कवित्त रत्नाकर आद्यंत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। यानी रामचरित्र और राम भक्ति भावना कवित्त रत्नाकर में तो है, लेकिन आद्यंत यानी शुरू से लेकर आखिरी तक है, यही जो है बात सही नहीं है और यही आपका सही उत्तर है। आद्यंत का मतलब होता है शुरुआत से अंत तक। फिर जो है आगे हम देखते हैं, रीतकालीन कवि सेनापति की प्रसिद्ध रचना है कवित्त रत्नाकर। इसके पहले तरंग के छंद संख्या 5 में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है। और यह ग्रंथ जो है 5 तरंगों में विभाजित है। तरंग वैसे ही हैं जैसे रामचरितमानस में कांड हैं। पहली तरंग में कुल जो है 96 कवित्त हैं, जिसमें श्लेष अलंकार का वर्णन है। दूसरी तरंग में कुल जो है 74 कवित्त हैं, जिसमें श्रृंगार वर्णन है। तीसरी तरंग में कुल 62 छंद हैं, जिसमें ऋतु वर्णन दिखाया गया है। चौथी तरंग में 76 छंद हैं, जिसमें राम कथा का चित्रण है। और पांचवी तरंग में कुल 86 छंद हैं, जिसमें राम रसायन का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है क्या है?
पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इसका रचनाकार कौन है। आगे के कबीरी जी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है। भिखारी दास, केशवदास, पद्माकर, द्विजदेव। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? भिखारी दास जी की। लेकिन इसका अर्थ क्या है? भिखारी दास जी बताते हैं कि आगे आने वाले कवि यदि अपना जो है कवि धर्म निभाएंगे तो वास्तविक रूप से कविता होगी, नहीं क्या है सिर्फ जो है राधा और कृष्ण के नाम का सुमिरन करके कविता करना एक बहाना मात्र माना जाएगा। भिखारी दास जी का जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में होता है और इनका रचना काल जो है 1725 से 1760 ईस्वी तक माना गया है। भिखारी दास जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं रस सारांश, छंदारणो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, अमरकोश, शतरंज शतिका इत्यादि। और उक्त काव्यांश में भिखारी दास जी ने कविता के मर्म के संदर्भ में चित्रण किया है। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना कौन सी है? देखेंगे शिवा बावनी, हिम्मत बहादुर विरुदावली, भवानी विलास, जगत विनोद। तो इनमें से जो प्रबंधात्मक रचना है उसका नाम क्या है? हिम्मत बहादुर विरुदावली, जिसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर के शौर्य का चित्रण है। और भवानी विलास ये जो है देव की रचना है। शिवा बावनी भूषण कवि की रचना है। जगत विनोद पद्माकर की रचना है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? भिखारी दास, ग्वाल कवि, पद्माकर, केशवदास। तो विज्ञान गीता ये रचना किसकी है? आचार्य केशवदास जी की। आचार्य केशवदास का जन्म जो है कब माना जाता है? 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के ये दरबारी कवि थे और मंत्री और गुरु भी उनके ये थे। इनका निधन जो है 1617 ईस्वी में हुआ था। केशवदास ये अलंकारवादी आचार्य हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा था और छंदों का अधिक प्रयोग करने के कारण यानी कुल 1717 छंद डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने इनकी रचना जो रामचंद्रिका है उसको छंदों का अजायब घर कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। इनकी जो अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्शिक, रतन बावनी इत्यादि। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपण का नहीं है? कविकुल कंठाभरण, शिवराज भूषण, कविकुल कल्पतरु, ललित ललाम। तो इनमें से वो ग्रंथ जिसमें मात्र अलंकार निरूपण नहीं किया गया है उसका नाम क्या है? कविकुल कल्पतरु। ये ग्रंथ किसका है? चिंतामणि त्रिपाठी जी का। इसमें जो है कुल 1133 पद्य हैं और ये ग्रंथ जो है 8 प्रकरणों में विभाजित है। और इस ग्रंथ का समय कब है? संवत 1707। आगे इसका विवरण हम देखते हैं। प्रथम प्रकरण में क्या है? काव्य के भेद हैं, काव्य के लक्षण हैं। द्वितीय और तृतीय प्रकरण में क्या है? शब्द अर्थ सहित अलंकार निरूपण किया गया है। चतुर्थ प्रकरण में काव्य दोषों का विवेचन है। पंचम प्रकरण में इसके 3 भाग हैं जिसमें शब्दार्थ निरूपण है और क्या है? ध्वनि के भेद और उपभेद किए गए हैं। रीतकालीन कवि दूल्हा की रचना है कविकुल कंठाभरण और ये क्या है? अलंकार निरूपण का ग्रंथ है। इसमें लक्षण उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं। लेकिन होता क्या है? कवित्व और सवैया के समान
बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और उदाहरण दोनों प्राप्त होते हैं। शिवराज भूषण संवत 1730 ईस्वी में रचित भूषण काव्य की रचना है। इसमें भी जो है अलंकार निरूपण किया गया है। इसमें जो है 385 छंद हैं, जिसमें दोहों में अलंकारों की परिभाषा तथा कवित्व और सवैया छंदों में उदाहरण दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। रीतकालीन कवि मतिराम जी के द्वारा रचित रचना है ललित ललाम, और इसका भी विषय क्या है? अलंकार निरूपण। इसका जो है समय निश्चित नहीं है। फिर सन 1661 से 64 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ का रचना काल माना जाता है, और इस ग्रंथ में चंद्रालोक, कुवलयानंद नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक ग्रंथ है? भाषा भूषण, वृत्त विचार, काव्य रसायन, काव्य निर्णय। तो इनमें से जो रचना मात्र पिंगल यानी कि छंद निरूपक है उसका नाम क्या है? वृत्त विचार। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। वृत्त विचार नाम से दो रीतकालीन कवियों के छंद निरूपक ग्रंथ प्रकाश में आए हैं, जिनके नाम हैं सुखदेव मिश्र और दशरथ। फिर आप देख रहे हैं भाषा भूषण, ये जसवंत सिंह की रचना है। ये भी क्या है? अलंकार निरूपक ग्रंथ है। काव्य रसायन देव कवि की रचना है, नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है। जबकि काव्य निर्णय ये भिखारी दास की रचना है, और इसमें क्या है? काव्यांग निरूपण किया गया है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? चलिए देखते हैं हम। जगत विनोद, सुधा निधि, सुख सागर तरंग, पद्मा भरण। तो इनमें से जो रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है उसका नाम क्या है? पद्मा भरण। आगे बढ़ते हैं हम। पद्मा भरण जो है 1810 ईस्वी में लिखी गई रचना है। और किसने लिखा है? पद्माकर कवि ने। पद्माकर का जीवन काल कितना है? 1753 से 1883 ईस्वी। और ये पद्माभरण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। फिर जो है सुख सागर तरंग, यह जो है देव कवि की रचना है। और सुधा निधि ये तोष कवि की रचना है। कवि पद्माकर द्वारा 1803 ईस्वी में जगत विनोद नामक नायिका और नायक भेद का ग्रंथ लिखा गया है। तो विद्यार्थियों, आज का सत्र यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें आपने हिंदी साहित्य का इतिहास के विशेष कालखंड रीतकाल से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये कक्षा आपको पसंद आएगी, आपकी आने वाली परीक्षाओं में काम आएगी। कक्षा को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपने साथी मित्रों को लगातार हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका प्यार होगा। हम मिलेंगे आपको अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को।